आए हैं, जल्दी जल्दी कराओ इनको सीए जी। सीए स्टार्ट करते हैं जी। 39 ज़्यादा नहीं होगी? 8 नहीं करना पहले? 9। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि अगर एक बंदे की शादी हो गई है और अल्लाह ने उसके घर खुशियां भेजी हैं तो हर खुशी को पकड़ के आपने 60,000 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो फिगर निकलेगी ये तीनों में से लोअर वाली कैलकुलेशन के अंदर जो है वो यूज़ करनी है, फिर डिसाइड करना है लोअर क्या है। हाँ, ये चिल्ड्रन है वो वाले जो पढ़े हैं, जो कर रहे हैं, अभी 2 महीने का हुआ है, उसके लिए तो नहीं होगा ना, क्योंकि जो भी बच्चा पढ़ नहीं रहा तो उसकी फिर ट्यूशन फीस भी पे नहीं हो रही होगी ना। तो जब उसकी ट्यूशन फीस पे नहीं हो रही होगी तो फिर उसको इन वाले बच्चों में लेना मुनासिब नहीं है। तो भाई का सवाल है कि पढ़ने वाले बच्चे लिए जाएंगे या छोटे अनपढ़ भी लिए जाएंगे? तो पढ़ने वाले बच्चे लिए जाएंगे इसमें। और आपके अब्बू के लिए आप भी हो सकते हैं, क्योंकि आप भी अभी चिल्ड्रन ही हैं, चाइल्ड हैं आप। अच्छा, हमने पढ़ा था ये अलाउंस ईदर ऑफ द, खा लें जो खाना है हाइब्रिड में, एक दफ़ा सारे नाश्ते इधर कर लें। हाइट ऑफ एनीथिंग है, आप चले जाओ। अच्छा मोहतरम, बच्चे पूरे हो गए हैं। अब क्लास शुरू करते हैं हम। एक बंदे की सैलरी इनकम है साल की 12 लाख रुपए। साल की सैलरी इनकम कितनी है? 12 लाख रुपए। एज्यूम करते हैं कि इसका टैक्स है साल का 1,20,000। 12 लाख पे टैक्स है 1,20,000। हाँ, सलाम ले लो, पूरी क्लास से सलाम ले लो, पहली रो में बैठे हुए हो, पूरी क्लास से सलाम ले लो भाई, टाइम होता है ना। शर्म भी नहीं आ रही है ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ? ना करो ना मेरे भाई, टाइम नहीं है। सैलरी पर मंथ, एक महीने की सैलरी, अगर साल की सैलरी 12 लाख तो एक महीने की 1 लाख। अगर साल का टैक्स 1,20,000 तो एक महीने का 10,000। होश के नाखून लें, होश के नाखून, जो बोला जा रहा है। अच्छा, अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरा साथ साथ समझ लें। आंखें इधर। साल में कितना कमाया? साल का टैक्स एज्यूम करें कितना बना? अच्छा, महीने की सैलरी अगर साल की 12 लाख है तो 12 लाख डिवाइड बाय 12, महीने की सैलरी कितनी होगी? अगर साल का टैक्स 1,20,000 है तो महीने का टैक्स कितना होगा? 10,000। अब बताएं, इसने हर महीने सैलरी कितनी बनी इसकी? 1 लाख, और उस पर टैक्स, तो घर कितने लेके जाएगा? 90,000। अब एम्प्लॉयर जाके एम्प्लॉय से कहेगा कि भाई मैं तुम्हें हर महीने 1 लाख नहीं दिया करूंगा, मैं तुम्हें 10,000 काट के 90,000 दिया करूंगा। एम्प्लॉय कहेगा गॉट इट। थोड़े अरसे बाद एम्प्लॉय बताएगा मेरी शादी हो गई, और चंद सालों बाद एम्प्लॉय जो है वो लेके आ जाएगा अपने बच्चे। ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय लेके आ जाएगा अपने बच्चे। एम्प्लॉय कहेगा माशाल्लाह ਵੱਡਾ वाला भी पढ़न पा छड़िया तो छोटा वाला भी ये नाल ही टुर जाता है। दोवें पढ़ रहे हैं आजकल, तो बोथ आर स्टडिंग नाउअडेज, दोज हु डोंट अंडरस्टैंड पंजाबी, दोनों आजकल पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। तो ये तीजे ने हले स्कूल नहीं पाया,
इज दिस? बेटा आपको मना भी किया था आने को। अच्छा, तो तीसरे को भी स्कूल नहीं डाला, सिर्फ 2 पढ़ रहे हैं। अब ये जो 2 पढ़ रहे हैं उनमें से, बैठो भाई जल्दी करो। अब ये जो 2 पढ़ रहे हैं तो इनकी कोई ना कोई स्कूल की फीस होगी। वो स्कूल की फीस मुझे आप इनकी डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे इन तीनों में से जो भी फिगर लोअर आती है वो माइनस करने दो। एम्प्लॉय कहेगा 12 लाख में से। डज इट मेक सेंस? यस, क्योंकि टोटल इनकम कितनी है इसकी साल की? 12 लाख। अगर टोटल इनकम साल की 12 लाख है तो उसमें से क्या माइनस होना चाहिए? डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्टेबल अलाउंस कौन सा? एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन। तो एम्प्लॉयर को पे जोर लगाएगा, खुदा के लिए मुझे इस 12, भाई क्लास इधर हो रही है, मैंने आपको निकाल देना, सेकंड लास्ट रो, 2-3 दफा मैंने ऑब्जर्व किया, इधर क्लास हो रही है। अब एम्प्लॉय क्या करेगा? एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर से जाके कहेगा कि मेरी तनख्वाह जो है वो साल की 12 लाख है, तो 12 लाख में मुझे आप डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने दें। 12 लाख में से क्या माइनस करने दें? डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने दें। अब जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ये कहेगा कि यार तुम डिडक्टेबल अलाउंस माइनस कर लो, लेकिन मेरी एक मजबूरी है कि लॉ में करने का हुआ है कि तुम जो है, देखिए एम्प्लॉय कहना क्या चाह रहा है? एम्प्लॉय कहना चाह रहा है कि मेरी टोटल इनकम 12 लाख है। असल में इसकी सारी इनकम फ्रॉम सैलरी है ना 12 लाख, तो टोटल इनकम भी 12 लाख। तो एम्प्लॉय कहना ये चाह रहा है इसमें से माइनस करो डिडक्टेबल अलाउंस, और मेरी इनकम मिसाल के तौर पे 11.5 लाख बन गई, या 11 लाख बन गई, या 11,80,000 बन गई। तो खुदा के लिए ये मेरी इनकम है। अब ये 12 लाख से कम है। जब ये 12 लाख से कम है तो तुम ऐसा करो कि कम इनकम लो मेरी। जब मेरी इनकम कम होगी तो मेरा टैक्स भी, जब मेरा टैक्स कम होगा तो मैं घर ज्यादा पैसे लेके, तो खुदा के लिए मेरी ये बात मान लो, ऐसा ना करो, मेरे बच्चे हैं, और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं सबूत के तौर पे लेके आया हूं, इन दोनों से अब्बू का नाम पूछ लो। तो ये मैं सबूत के तौर पे बच्चे लेके आया हूं। तो लॉ में करने का, इनको जरा साइड पे करो बच्चों को, ये साल के एंड पे तुम मुझे आके बताना कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं और क्या है। फिर अगर एम्प्लॉयर ने तुम्हारा ज्यादा टैक्स काट लिया हुआ, ज्यादा टैक्स कट जाएगा ना, फिर डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत होनी चाहिए थी। फिर अगर एम्प्लॉयर ने तुम्हारा ज्यादा टैक्स काट लिया हुआ तो मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगा, परेशान ना हो। ये एफबीआर वालों ने कहा। मेरा सवाल यह है कि जिस वक्त एम्प्लॉयर मुझे कहे कि तुम्हारी साल की तनख्वाह 12 लाख है, तो क्या मैं एम्प्लॉयर को कह सकता हूं कि ये मेरी टोटल इनकम है, इसमें से मुझे डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस करने दो, और मेरी तनख्वाह जो है वो 11.5 लाख बन जाती है, तो तुम 11.5 लाख पे काटो। ये जो तुमने मुझे काटना शुरू किया हुआ है 12 लाख के ऊपर, ये 12 लाख पे काटना मुनासिब नहीं है टैक्स, तुम 11.5 लाख पे टैक्स काटो। तो आर्ग्यूमेंट एम्प्लॉय का वैलिड है, लेकिन एफबीआर वाले कह रहे हैं इस चैनल से मत आओ, इस तरीके से अप्रोच ना करो। उसको काट रहा है, काटने दो, उसको आदत है, उसने 12 लाख पे ही काटने, उसको इधर उधर की कहानियां सुना के कंफ्यूज ना करो। कल दूसरे एम्प्लॉय अपने 2 बच्चे लाए होंगे, और रशीद के माशाल्लाह 7 हो गए हैं, वो लाया होगा, दफ्तर के अंदर राशि लग जाने, तो ये एम्प्लॉयज ही लाके तुम लोग दिखाते रहोगे। साल के एंड पे एफबीआर ले आया करो, उनको एक दफा जूस भी पिला दिया करेंगे। तो साल के एंड पे हमें बता दिया करो कितने बच्चे हैं, बजाय कि तुम जो है वो दफ्तर के अंदर बच्चे ला रहे हो। तो एफबीआर के अंदर हमने पीछे जो है वो बैकयार्ड के अंदर कोई बनाए हुए झूले शूले भी उधर ले आया करो। ये जो बच्चे हर दफ्तर लेके गए होते हो, दफ्तर वालों ने मार देना तुम्हें। तो इसलिए क्या एम्प्लॉयर दफ्तर को बताए मेरे कितने बच्चे हैं, या एफबीआर को बताए मेरे कितने बच्चे हैं? एफबीआर को बताए। अल्लाह को तो पता ही है, एफबीआर को बताए मेरे कितने बच्चे हैं। जी हाइब्रिड में लास्ट रो खड़े हो जाए, तो लेट आने पे 1-2 मिनट जरा मुनासिब है, जितनी देर लेट आए उतनी देर खड़े रहना चाहिए। अच्छा, वाइल मेकिंग डिडक्शन ऑफ 10,000 की डिडक्शन करते हुए बैठ जाए, द एम्प्लॉयर विल इग्नोर दिस फैक्ट। एम्प्लॉयर इस बात को इग्नोर कर देगा।
10,000 काटते हुए, असल में 10,000 कटना नहीं चाहिए ना, क्योंकि 12 लाख जब 11.5 लाख पे जाएगा तो फिर 1,20,000 भी कम हो जाएगा। जब 1,20,000 कम होगा तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12, 10,000 भी कम हो जाएगा। 10,000 कहीं 9,500, 600, 700, 800 पे गिरेगा। तो वाइल मेकिंग डिडक्शन ऑफ 10,000 द एम्प्लॉयर विल इग्नोर दिस फैक्ट। एम्प्लॉयर भूल जाओ इस बात को, डेट एम्प्लॉय इज एंटाइटल फॉर एनी डिडक्टेबल अलाउंस। इस बात को भूल जाओ। हाउएवर द एम्प्लॉय हिमसेल्फ, हाँ अगर एम्प्लॉय खुद चाहे, विल क्लेम दिस अलाउंस, इस अलाउंस को माइनस करेगा एट द एंड ऑफ ईयर इन हिज रिटर्न ऑफ इनकम। अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में, ये खुद अगली रो में आ जाए, अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में। अगली रो में 5 स्टूडेंट्स हैं, इनको दर जगह भाई ये दरवाजा इनसे बंद कर दिया करो, यही चलता रहता है। However, the employee himself will claim this allowance at the end of year in his return of income. वो साल के एंड पे खुद हुकूमत को बता दे। वैसे अब हुआ पता है इसके साथ क्या होगा कि इसका 1,20,000 हुकूमत के पास पहुंच गया होगा। अब जब ये साल के आखिर में हुकूमत के पास जाएगा ना, तो हुकूमत को कहेगा यार मैं ऐसे नहीं यार, डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करो। तो इस वजह से 12 लाख हो सकता है किसी लोअर सीरियल में गिरे, 12 लाख माइनस डिडक्टेबल अलाउंस, तो रेट भी कम हो जाए। तो अब अगर साल के एंड पे इसका टैक्स बना 1,18,000 और इसने दे दिया हुआ, डिडक्ट हो चुका हुआ 1 लाख, तो बाकी 2,000 का इसको क्या मिल जाएगा? रिफंड मिल जाएगा। इंशाल्लाह ये किसी न्यूमेरिकल में हम देखेंगे कि इसको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन मेरा सवाल वहीं खड़ा हुआ है उसी जगह, क्या एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स काटे तो डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस करके काटे? एम्प्लॉय ने कल को आके फिर ज़कात भी बता देनी है, मेरा इतना ज़कात देने का प्रोग्राम है। और वो जो छोटा है ना, वो भी माशाल्लाह बड़ा हो रहा है, तकरीबन साल के एंड पे उन्हें भी पा देने में स्कूल चे, ये मेरे 3 हो जाने माशाल्लाह स्कूल दे। छोटे को तो सोच रहे हैं अभी से डाल दें। तो अब अगर इन चक्रों में एम्प्लॉय डाल दे तो एम्प्लॉयर तो हर वक्त परेशान ही रहेगा ना। तो इसलिए एम्प्लॉयर के लिए क्लियर कट क्या इंस्ट्रक्शंस है, एम्प्लॉय के बच्चे आए तो हाँ खिला पिला दो उनको, लेकिन हाँ उनका डिडक्टेबल अलाउंस माइनस ना करने दो, चाहे वो फिजिकली बच्चे ले आए स्कूल में, फिर वो दफ्तर के अंदर फिर भी नहीं। द अलाउंस शेल नॉट बी कंसिडर्ड, अलाउंस को इग्नोर कर दो, अलाउंस है ही नहीं, मर गया अलाउंस। द अलाउंस शेल फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स डिडक्शन अंडर द हेड। अब लाइन तो छोटी सी थी लेकिन ऑब्वियसली समझाने के अंदर हमारे 15 मिनट लग गए। तो उर्दू में लिखिए, जब एम्प्लॉयर सैलरी पे टैक्स काटेगा, आपको पता है एम्प्लॉयर काटता है, जब एम्प्लॉयर सैलरी पे टैक्स काटेगा तो बोले ना, तो आगे बोले ना, एक्सेलेंट, ये भाई ने सही बोला है। तो डिडक्टेबल अलाउंस समझे है ही नहीं, तो डिडक्टेबल अलाउंस समझे है ही नहीं। जब एम्प्लॉयर सैलरी पर टैक्स काटेगा तो डिडक्टेबल अलाउंस समझे है ही नहीं। भैया प्लीज़ इस प्रोविजन को क्लास के बाद आके आप लोगों ने नहीं पूछना कि दोबारा समझा दें। उर्दू भी लिखवा दी है, नीचे सारे डायग्राम भी बना दिए, क्योंकि बच्चे आके क्लास के बाद पूछा करते थे ये बात, तो काफ़ी टाइम लगा दिया इस पर। आखिरी दफ़ा लगवाना है तो सुन लें, सादा सी बात है। एम्प्लॉयर उसको तनख्वाह कितनी दे रहा है? 12 लाख। एम्प्लॉय ने आके एक बड़ी वैलिड बात की कि यार 12 लाख जो है, जैसे आप आके प्रिंसिपल साहब को कहें कि यार मैं तो शाइनिंग स्टार हूँ, मेरी फ़ीस 25,000 बनती है, इंशाल्लाह सर ने 500-500 रुपये तो मुझे हर टेस्ट में इनाम दे ही दिया करना है, तो ये 3,000 रुपये 4,000 रुपये तो मेरा बनना ही बनना है, तो आप फीस ही 21,000 ले लें। तो प्रिंसिपल साहब कहे यार इन दोनों चीज़ों को अलग अलग रखो, आप 25,000 फीस दे दो, फिर इनाम अलग से ले लिया करना।
तो इसी तरह एम्प्लॉय ने आके एक बड़ी वैलिड बात की, एम्प्लॉय ने आके कहा कि जी मेरी तनख्वाह 12 लाख है, लेकिन ऑब्वियसली साल के एंड पे जब मैं ज़कात और एजुकेशन एक्सपेंसेस चिल्ड्रन माइनस करूंगा तो मेरी इनकम कम हो जाएगी, तो इसलिए आप 12 लाख पे खुदा के लिए रेट लगा के टैक्स ना लगाओ। लेकिन एम्प्लॉयर बजिद है, वो कहते हैं मैंने एफबीआर की माननी है, एम्प्लॉयर 12 लाख पे ही रेट लगाएगा। 1,20,000 मैंने ज्यूम किया टैक्स, 1,20,000 उसने 12 लाख पे निकाला, और हर महीने अब 1,20,000 को मैं 12 से डिवाइड करूँ, वो आपका 10,000 टैक्स काटेगा। आप चीखें चिल्लाएं शोर मचाएं सड़क पे निकल आएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द अलाउंस शेल नॉट बी कंसिडर्ड, कौन सा वाला अलाउंस? डिडक्टेबल अलाउंस। कौन सा वाला अलाउंस? डिडक्टेबल अलाउंस, यही ना अलाउंस। The deductible allowance shall not be considered for calculating tax deduction under the head, but it will be considered at year end. लेकिन ये year end पे कंसिडर होगा जब आपका प्रॉपर न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा होगा, तो year end पे आप इस डिडक्टेबल अलाउंस को माइनस कर लें, लिख लें, but it will be considered by FBR in tax calculation. FBR टैक्स कैलकुलेशन में इसको जरूर कंसिडर करेगा, टैक्स काटते हुए कंसिडर ना करें, but it will be considered by FBR in tax calculation. FBR वाले इसको टैक्स कैलकुलेशन में करेंगे। चलें जी आगे। टैक्स क्रेडिट फॉर ऑल पर्सन्स, पढ़ें जी। टैक्स क्रेडिट फॉर ऑल पर्सन्स, फॉर ऑल पर्सन्स, चुने चुने गिने चुने लोगों के लिए या चुने चुने लोगों के लिए? बिल्कुल चुने चुने लोगों के लिए, गिने चुने लोगों के लिए। टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्सन। अल्लाहु अकबर। रोना नहीं। सारा टैक्स माफ, सीधे रखे हुए, सारा टैक्स माफ, सारा टैक्स माफ, सारा टैक्स माफ। सारा टैक्स माफ, सारा टैक्स माफ। खड़े हो, सारा टैक्स माफ। खड़े हो जाए सारे खुशी में, सारा टैक्स माफ। सीधे खिलो जा तू भी। ओके जी, सारा टैक्स माफ। एक दो क्लासों में लोग खड़े नहीं हुए। सारा टैक्स माफ जी, वेल डन, बैठ जाए, वेल डन, बैठ जाए। फॉलोइंग टैक्स पेयर्स शैल बी इंटाइटल्ड टू 100% टैक्स क्रेडिट। इन टैक्स पेयर्स को 100% टैक्स माफ होगा। फाइनल टैक्स भी माफ होगा जिसको डिविडेंड वगैरह का कहते हैं, और मिनिमम टैक्स भी माफ होगा। मिनिमम आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे। ये भी कोई टैक्स रिजीम है, जैसे नॉर्मल और फाइनल है ना, इसे मिनिमम अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशंस एंड लिमिटेशंस। पर्सन इंगेज्ड इन कोल माइनिंग, जो लोग कोयला निकाल रहे हैं, कहां से? कानों से। साथ लेगा सॉरी, पर्सन इंगेज्ड इन कोल माइनिंग, जो कानों से क्या निकाल रहे हैं? कोयला। सॉरी सॉरी, रियली सॉरी। प्रोजेक्ट, लेकिन सिंध में जाके, इधर नहीं, पंजाब में बैठ के नहीं। कहां जाके निकालना है? साथ लेके कान से कोयला, सिंध में जाके। पर्सन इंगेज्ड इन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स इन सिंध। फिर कोयला देना कहाँ है? टू पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स को, जहां बिजली बन रही हो। ठीक है, ये नहीं कि कोयला निकाल के अपने पास रख लिया, फिर आप लोगों ने देना है जो बिजली बना रहे हैं। चलें सीरियस हो। हाँ, टैक्स क्रेडिट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू दिस इनकम ओनली and would not be extended to any other income. Example given: profit on debt, income from other source.
असल में ना कभी कभी इनकम फ्रॉम बिजनेस भी मिनिमम और फाइनल होती है। ये कई दफ़ा चीज़ें किसी ख़ास सूरत में बेचें ना तो गवर्नमेंट, असल में बिजनेस इनकम फाइनल टैक्स वाली कोई हमारे सिलेबस में नहीं है। वी आर वेरी अनलकी। बिजनेस इनकम फाइनल टैक्स वाली कोई हमारे सिलेबस में नहीं है, और बिजनेस इनकम मिनिमम टैक्स वाली हमारे सिलेबस में है। वो इंशाल्लाह हम सेक्शन 113 में कभी पढ़ेंगे। तो फाइनल टैक्स वाली बिजनेस इनकम हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको छोड़ें। बस ये पता होना चाहिए कि मिनिमम टैक्स है, फाइनल टैक्स है, जो मर्जी टैक्स है, सारे टैक्सेस माफ हैं। लेकिन ये किसके ऊपर? बिजनेस के ऊपर। अच्छा, अगर कोल माइनिंग वाली कंपनी कहती है कि मैं इंटरेस्ट इनकम कमा रही हूं, फिर आपका टैक्स माफ नहीं है। असल में ये ना एक्सप्लेनेशन आई है, पहले ये बात नहीं थी। तो कोल माइनिंग वालों ने समझा था बस फुल्ली मजे हैं, जो मर्जी कमाओ, जहां मर्जी जाके जो मर्जी कमाओ। तो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि दिस क्रेडिट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू दिस इनकम ओनली एंड वुड नॉट बी अलाउड। ये क्रेडिट नहीं अलाउ होगा, नहीं माइनस करने दिया जाएगा टू एनी अदर इनकम ऑफ द एनी अदर, किसी भी। तो फिर आज आके किस इनकम के लिए बचा? कोल माइनिंग। प्रॉफिट ऑन डेट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, किसी इनकम के लिए डैश 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 माइनस करने की जाती। आप जो मर्जी इनकम कमाओ, आपको टैक्स रेट नहीं मिलेगा, सिवाय किसके? नहीं, कोल माइनिंग करके सप्लाई भी करना है पावर प्रोजेक्ट्स को। ये नहीं कि कोल माइनिंग करके घरों में जाके कोयले बेच रहे हैं, कोयले ले लो, कोयले ले लो, कोयले ले लो। घरों में जाके नहीं बेचना, किसको सप्लाई करना है? पावर प्रोजेक्ट्स को, जहां बिजली बन रही है। बस ये बात खत्म होगी, मुकम्मल। नेक्स्ट पॉइंट 2। एक और लोग हैं पाकिस्तान में जिनको 100% टैक्स माफ होगा। एक तो कोल माइनिंग वाले लोग हो गए पाकिस्तान में। एग्रीकल्चर वाले को भी 100% टैक्स माफ है, लेकिन वो टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर में हम नहीं पढ़ेंगे। उसका टैक्स कैलकुलेट ही नहीं करते हम, उसकी इनकम ही सिरे से क्या कर देते हैं? माफ कर देते हैं। ये बंदा इनकम निकालेगा, लेकिन इनकम निकाल के टैक्स भी निकाला करेगा, लेकिन टैक्स निकाल के एंड पे माइनस कर दिया करेगा, जितना टैक्स निकला उतना ही सारा। मिसाल के तौर पे ये बंदा कहते हैं मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस है 8 मिलियन, तो मेरी टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम भी कितनी हो गई? 8 मिलियन। न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं। फर्ज करें, मैं अब टेबल में नहीं जा रहा, फर्ज करें इसका टैक्स बना 1.2 मिलियन, माइनस करेगा टैक्स क्रेडिट कितना? 100%। तो पेएबल टू गवर्नमेंट 0। इस तरह इसका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। लेकिन एग्रीकल्चर वाला तो सिरे से एग्जेम्प्ट है, वो तो उसकी इनकम पे टैक्स भी कैलकुलेट टेबल में जाके नहीं हुआ करेगा, क्योंकि उसकी तो इनकम ही सिरे से क्या है? माफ है। लेकिन इनकी इनकम माफ है या इनको 100% टैक्स माफ है? अच्छा, टैक्स उनको माफ होता है जिनका टैक्स पहले निकले, तो इनका टैक्स पहले निकालना पड़ेगा। नोट कर, फर्ज करें टैक्स इसका 1.2 है, टैक्स क्रेडिट माइनस चलें जी। वो पर्चियाँ देनी थी आपने कि घर में बैठे हों तो एकदम वो पर्ची पढ़ें, बनानी भूल जाती है। कल बना के ले आना पर्ची पूरी। मैंने कैसे इस्तेमाल करना है उसको? पानी में डाल के? अच्छा, दूध के साथ भाई फरमाने, तुख मलंगा डाल के। पॉइंट नंबर 2, पता नहीं चिया सीड्स कहते हैं अंग्रेज, उसको क्या कहते हैं? पॉइंट 2, ऐसे लोग जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी लेवल देखें पाकिस्तान का, पाकिस्तान वाले सॉफ्टवेयर बना बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आंखें बंद करें, ख्वाब। अगर ऐसा जिंदगी में हो जाए कभी पाकिस्तान में कि पाकिस्तान वाले सॉफ्टवेयर बना के क्या करने लग जाए? एक्सपोर्ट। तो ये 2 ऐसे बिजनेस हैं, अगर आप मरने से पहले शुरू कर लें तो आपको कितना टैक्स माफ होगा? 100% टैक्स माफ होगा। मैं जा रहा हूं, जाएं शुरू करें, कोयला ढूंढें। अ स्टार्टअप, स्टार्टअप क्या होता है? बिजनेस। अ स्टार्टअप विच इज सर्टिफाइड बाय पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। लेकिन ये क्रेडिट सिर्फ अवेलेबल होगा
इन द ईयर ऑफ स्टार्टअप एंड फॉर द फॉलोइंग, यानी अगर आपने 2010 में कारोबार शुरू किया तो 10, 11, 12, तो लिखें 2025 में कारोबार शुरू किया तो 2025 स्टार्टेड बिजनेस इन 2025, अंग्रेजी में लिख लें, आप थोड़ा सा शर्माते हैं, स्टार्टेड बिजनेस इन 2025, टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड इन 25, 26, 27। फिर ये एमसीक्यू में छोटी छोटी बातें आती हैं, एमसीक्यू पेपर में तो आने नहीं, फिर आप कहते हैं ये क्या, मुझे तो नहीं बताया था, मैं जा रहा हूं। स्टार्टेड इन 2025, टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड इन 25, 26, 27। ओह, बल्कि ये तो 2 साल लिखे मैं सिर्फ, अच्छा, हाँ, इन द ईयर ऑफ स्टार्टअप एंड फॉर द फॉलोइंग 2 years। Following are the condition. Annual return of income has been, आपने एनुअल रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवानी है, इसके लिए एनुअल रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फाइल्ड, विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फॉर रेलेवेंट टैक्स ईयर हैव बीन फाइल्ड, मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स मंथ्स हैव बीन फाइल्ड। हार्ट में हिट होता हुआ फील करें। 1 मिनट, ये एक थेरेपी चल रही है, खामोश हो जाए। प्लीज, जो लोग अटेंटिव हैं उनसे बात हो रही है, हार्ट में अंदर जाता हुआ फील करें। इज इट सो? हाथ खड़ा करें। इज इट सो? इज इट सो? स्टैंड अप, स्टैंड अप। टैक्स क्रेडिट फॉर अप्रूव्ड पेंशन फंड सुनाएं। यू रेज योर हैंड्स, यू मेड अ स्टेटमेंट, कल मैंने साथ साथ याद किया था। पेपर अनलकीली इंग्लिश में आना है, कल ही आईकैप से बात हो रही थी, मैंने कहा पेपर इसमें इंग्लिश में आएगा। टैक्स क्रेडिट फॉर अप्रूव्ड पेंशन फंड, देखिएगा ये बदल चुके हैं सर। कंपनी के लिए 30% और इंडिविजुअल के लिए 30% होता है, और कंपनी के लिए 20%। Do you agree he is playing with his future? Please sit down. You please. जी आप सेकंड नंबर। नहीं कोई नहीं लाता जी, इधर से आप बोले इंग्लिश में। जी बिल्कुल सही है। पर्सन हु इज अर्निंग इनकम फ्रॉम सैलरी एंड, ये सिर्फ 4 बच्चों में से एक ने सुनाया है, इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस, और आगे उसकी तफसील है।
माशाल्लाह पढ़ रहे हैं कुछ लोग, इसका पढ़ा जा सकता है ना, इसका मतलब है याद हो सकते हैं। ज़रा हाथ खड़ा करके बताएं। कुछ ऑनलाइन वाले पूछते हैं कि याद नहीं होता, ज़रा कैमरा नीचे करो थोड़ा, ये ज़रा हाथ खड़ा करें जिन लोगों को याद हो रहा है, कैमरा नीचे करो ज़रा, उनको हाथ नजर आए ऑनलाइन वालों को। कहते हैं ये कैसे याद करना होता है। अब उन्होंने हाथ नीचे कर लिया, हाथ करें ज़रा दोबारा ऊपर, भाई जल्दी कैमरा नीचे कर दो। चलो ठीक है, ऊपर कर दें। हाइब्रिड में ज़रा हाथ खड़ा करें जो लोग कहते हैं याद हो सकता है अगर करें तो, याद हो सकता है अगर करें तो। अब वो लोग हाथ खड़ा रखें जो कह रहे हैं याद कर भी रहे हैं। लो, ऑल हैंड्स डाउन एक्सेप्ट फ्यू। चलें जी, अब मैंने नोट कर लिया कि इन्होंने हाथ खड़े किए थे, अब मैं उन्हें खड़े करने लगा हूं। छोड़ो यार, ये पकड़ो, बस इसको पकड़ो। पढ़ाई तो चलती रहती है, क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, आपको शर्म नहीं आती? वालिदैन ने कितनी मेहनत से आपको यहाँ तक पहुँचाया, कितने लोगों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, कितनी मेहनत करके वो आपकी फ़ीस जमा करवा रहे हैं, और क्या दिन रात एक हो रहा है आपके लिए, और आपको सारी सहूलतें मुहैया की जा रही हैं। और सबसे बड़ा जो नुकसान आप कर रहे हैं वो अपने टाइम का नुकसान कर रहे हैं, और होता कुछ नहीं है, बस 6 महीने और लग जाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए खुदा के लिए सीरियस हो जाएं। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं 3-3 4-4 पेपर निकाल लेते हैं, और आप अभी इन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं जो रोज़ाना का वापस तो पढ़ाना शुरू करते हैं। आपने 3 काम करने हैं। पहला काम, आपने सालाना इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी है। तीसरा काम, माहाना सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवानी है। रिटर्न वो सफ़ा होता है जिस पे आप हुकूमत को अपना टैक्स बताते हैं। इनकम टैक्स वाले सालाना रिटर्न जमा करवाते हैं, और सेल्स टैक्स में हम पढ़ेंगे रिटर्न क्या होती है, माहाना। और आपने अगला काम ये करना है कि टैक्स काटने की स्टेटमेंट जमा करवानी है। टैक्स काटने की स्टेटमेंट। अगर आप काटते हैं, ऑब्वियसली, अगर आप काटते नहीं हैं तो फिर नहीं, लेकिन अगर आप काटते हैं तो आप बताएं कि मैं काटता हूं। तो अब देखना पड़ेगा कौन लोग काटते हैं टैक्स। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे टैक्स काटना है, क्योंकि वो इतना अच्छा तो है नहीं कि खुद जाके अपनी सैलरी पे टैक्स जमा कराए। एक कंपनी है, उसने शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देना है, उसने तो टैक्स काटना है। तो जो लोग टैक्स काटते हैं उनका नाम हुकूमत ने बाइटर्स नहीं रखा हुआ, काटने वाले बाइटर्स। उनका नाम हुकूमत ने वडर्स नहीं रखा हुआ, वडने वाले। उनका नाम हुकूमत ने रखा हुआ है विद होल्डिंग एजेंट्स। बी प्रोफेशनल ना। उनका नाम क्या रखा हुआ है? विद होल्डिंग एजेंट्स या डिडक्टिंग एजेंट्स। और अगर हम सादा ज़बान में बात करें तो हम इनको कहते हैं काटने वाले। हम इन्हें क्या कहते हैं? काटने वाले। तो जो लोग टैक्स काटने वाले हैं वो टैक्स काटने की क्या जमा करवाएंगे? स्टेटमेंट। अब होंडा एटलस कार एक कंपनी है, या कोई भी कंपनी है जो कहती है मैं सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करती हूं, चलो कोई ऐसी कंपनी है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करती है या कोल माइनिंग करती है, वो 3 काम करे तो उसको सारा टैक्स माफ। साल की इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाए, रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी जिसमें ये सब कुछ बताना पड़ेगा। साल की रिटर्न जमा करवाए इनकम टैक्स वाली, महीने की रिटर्न जमा करवाए सेल्स टैक्स वाली, और यह बताए कि मैंने साल में किस किस को कितना कितना काटा, यानी किस किस का कितना कितना टैक्स काटा, किस किस का कितना कितना टैक्स काटा। मिसाल के तौर पर मैंने फला बंदे की डिविडेंड इनकम पे टैक्स काटा, उसकी सैलरी पे टैक्स काटा, और आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे किसी को रेंट दें उस पर भी टैक्स काटेंगे। क्योंकि काटने वाला काम हुकूमत ने बहुत शुरू करवा दिया है, क्योंकि लोग खुद जाके जो है वो अपने आप को कोई तो इसलिए हुकूमत ने कहा काटने वाले पैदा कर दो, इंशाल्लाह मसला हमारा हल हो जाएगा। तो इसलिए काटने वाले, क्योंकि कॉलेज के सारे एम्प्लॉयज इतने अच्छे नहीं है कि साल के एंड पे एफबीआर के पास चले जाएं। होंडा एटलस कार के पास 2000 एम्प्लॉयज हैं, वो सारे इतने अच्छे नहीं है कि साल के एंड के बाद एफबीआर चले जाएं टैक्स जमा करवाने।
तो उनको जिम्मेदारी लगा दी है तुम ही इनकी इनकम्स पर क्या काट लिया करो, टैक्स काट लिया करो। तो ये 3 चीजें आपने जमा करवानी है, नोट कर लें। सालाना इनकम टैक्स रिटर्न, टैक्स काटने की स्टेटमेंट और माहाना सेल्स टैक्स रिटर्न। लेट्स एंजॉय H2O in this way. पीछे वाली लाइन वालों से बातें कर लें, फिर आगे चलते हैं। पीछे ही बैठ जाया करें। फॉलोइंग आर द कंडीशंस, ये कंडीशंस हैं। अब स्टीयरिंग मोड लें, क्लास से शुरू हो गई। फॉलोइंग आर द कंडीशंस। नंबर 1, एनुअल रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स हैज बीन फाइल्ड बाय कंपनी टू गवर्नमेंट, FBR। दूसरी बात, मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स मंथ्स हैव बीन फाइल्ड। तो महीने की सेल्स टैक्स रिटर्न भी आपने जमा करवा दिया हुकूमत के खजाने में। और अगर आप विद होल्डिंग एजेंट हैं, जिसे डिडक्टिंग एजेंट भी कहा जाता है, जिसे काटने वाला भी कहा जाता है, विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फॉर द रेलिवेंट ईयर्स हैव बीन फाइल्ड इफ द पर्सन इज काटने वाला। अगर आप काटने वाले हैं, कभी आगे आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे काटने वाले कौन है। विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फॉर रेलिवेंट ईयर्स हैव बीन फाइल्ड, इसका मतलब लिख लें, होंडा ने एम्प्लॉयज की सैलरी पे टैक्स काटा, शेयर होल्डर्स की डिविडेंड पे टैक्स काटा, इसकी डिटेल जमा करा दे, क्योंकि ये बात पॉइंट 2 घर जाके समझ नहीं आनी। होंडा ने एम्प्लॉयज की, नजर आ रहा है इधर हाइब्रिड में कौन कौन नहीं लिख रहा, होंडा ने, और ये भी नजर आ रहा है आपके, इन्होंने लिखना शुरू कर दिया है। होंडा ने एम्प्लॉयज की सैलरी पे टैक्स काटा, शेयर होल्डर्स की डिविडेंड पे टैक्स काटा, होंडा ने एम्प्लॉयज की सैलरी पे टैक्स काटा, शेयर होल्डर्स की डिविडेंड इनकम पे टैक्स काटा, दान, अच्छा भाई अब ये दोनों जरा छोड़ दें, इनको इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अब एक न्यूमेरिकल करना है। पेज 75, पॉज करो। अच्छा जी, हाइब्रिड वाले ऑनलाइन वाले हजरात, हम ये बात कर रहे थे कि एग्जाम्पल 3 निकाल लें पेज नंबर 76 पर। आतिफ हैज डिस्क्लोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स ईयर 2010। आतिफ नहीं होता था, खाला रुखसाना का बेटा, पिछली गली में जो रहता था, बाद में शिफ्ट हो गए थे यूरोप वो लोग, तो आतिफ हो गए थे इधर ही। आतिफ हैज डिस्क्लोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स ईयर 2010। शीशे को देख के आप बात करते हैं कि मैं ऐसा रहा या वैसा रहा, देखना यह है वहां कैसा रहा, यानी अल्लाह के यहाँ कैसा रहा, ये अपने आप को ही देखते रहते हैं, अपने आप को देखते रहते हैं। ये थोड़ा सा शीशे का टाइम कम करें। और ये जो मोबाइल के ऊपर में तस्वीरें लेके कोई फिल्टर लगा के, ये तो नहीं आप लोगों में बीमारी कोई खुद पसंदी वाली, कभी अपने आप को ऐसे करके देख रहे हैं, कभी ऐसे करके देख रहे हैं, मैं वहाँ कैसा लग रहा था, मैं यहाँ कैसा लग रहा था, मैं अब कैसा लग रहा हूँ, ये बीमारी तो नहीं किसी। शीशे देखने की दुआ का तर्जुमा पढ़ लिया करें ना, अल्लाह जैसे तूने मेरी शक्ल अच्छी बनाई, मेरे अखलाक भी अच्छे बना। मिस्टर आतिफ हैज डिस्क्लोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आतिफ ने ये इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज की है। इनकम एंड टैक्स देयर ऑन टैक्स ईयर 2010।
कल एक कोई 10 साल पुराने स्टूडेंट से बात हुई कल परसों, ने कहा जी आप डांट भी देंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन वो 10 साल पुराना था। आजकल के बच्चे पता नहीं, अब नहीं, आजकल के बच्चों का नहीं पता कुछ, थोड़ा डांट देंगे कोई मसला नहीं, लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस पाकिस्तान सोर्स इनकम कितनी है? 4 लाख। 10 साल पहले माशाल्लाह इससे बच्चे आते थे, आजकल भी आ रहे हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस एथियोपिया 5 लाख। फॉरेन सोर्स इनकम कितनी? 5 लाख। रेजिडेंट बंदे की पाकिस्तान और फॉरेन इनकम दोनों टैक्सेबल है। रेजिडेंट बंदे की पाकिस्तान और फॉरेन इनकम दोनों टैक्सेबल है। कैपिटल गेन पाकिस्तान में कितना? 3.5 लाख। चाइना, चाइना ही कहते हैं ना आप, बोलने की कोशिश करें। चाइना, मैं चाइना जा रहा हूं, चाइनक ले आओ। चीनी किधर है? जाओ। इस तरह लगाई रखे, और कोई काम नहीं है, इस तरह की चीजों में खुश हैं। 4.5 लाख नहीं, 4 लाख। मैंने क्या करने अभी 4 लाख जी। कोई माई का लालच टोटल करके दिखा दे। 17 लाख। अच्छा भाई जिन क्लास हो रही है, टैक्सेबल इनकम अच्छा भाई, अब टैक्स कैलकुलेट कर लें टेबल नंबर 1 में जाके, क्योंकि सैलरी तो है ही नहीं, तो सैलरी कम टेबल 1। वो लोग जिन्होंने कस्में खाई हुई है चैप्टर 4 में ना जाने की, वो भी जरा आज जाएं और चैप्टर 4 में जाके बताएं। जब का चैप्टर 4 खत्म हुआ है, जब भी मैं करवाया एक दफा नहीं गए चैप्टर 4 में, और दूसरे बच्चों की पे रिलाय कर लेते हैं। चलें जल्दी बताएं। हाँ जी, 1,70,000, 30% ऑफ 1 लाख। बहुलें तो मैं क्यों 2 लाख, आप दें लाख। 2 लाख और 2 बोल रहे हैं, दे नहीं बोल रहे। बिल्कुल शर्म नहीं आती बच्चों को। कहते हैं टीचरों कह रहे हैं 2 लाख, क्या बोलना चाहिए? दें लाख, लेकिन ये 2 लाख है। अच्छा जी चलें, छोड़ें, अब अटेंटिव हो जाएं। अब थोड़ी देर के लिए ज़रा साथ वाले को ना ऐसे प्यार से साइड पे कर दें और आप लोग ज़रा अटेंटिव हो जाएं। और अब फॉरेन टैक्स क्रेडिट आज निकलने लगा है। क्या निकलने लगा है? देख लें, थोड़ी देर में निकल आना है, फिर आप लोगों ने कहना कैसे निकला। तो ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट अभी कैलकुलेट होने लगा है, वर्किंग नंबर 1। कल हमने टैक्स क्रेडिट पढ़ा था चैरिटी पर और अप्रूव्ड पेंशन फंड पर। आज हम टैक्स क्रेडिट पढ़ने लगे हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट समझ लें। हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि अगर एक बंदा रेजिडेंट है पाकिस्तान में, उसका स्टे 183 डेज से ज्यादा है, तो अगर पाकिस्तान में बैठ के भी आप एथियोपिया में बिजनेस कर सकते हैं, पाकिस्तान में बैठ के भी आप चाइना के अंदर जो है वो कैपिटल गेन इनकम कमा सकते हैं। इसमें क्या मसला है? बस बैठना होगा ऐसे आपको पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में बैठ के आप बाहर के मुल्क में बिजनेस भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में बैठ के आप, हाँ, पाकिस्तान में बैठ के बाहर के मुल्क में सैलरी कमाना, उसके ऊपर फिर बहस हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में बैठ के बाहर के मुल्क में बिजनेस करें, पाकिस्तान में बैठ के बाहर के मुल्क में कैपिटल गेन इनकम कमाएं। तो 183 क्या हो सकता है? आप 365 डेज ही पाकिस्तान में हो। तो जो बंदा 183 या उससे ज्यादा डेज पाकिस्तान में रुक जाए, ही विल बी कॉल्ड एज रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब इसकी पाकिस्तान की इनकम भी टैक्सेबल है और फॉरेन इनकम भी। लेकिन ये रोता है, चीखता है, शोर मचाता है कि मैं फॉरेन इनकम पे तो फॉरेन कंट्री में भी टैक्स दे के आया हूं, मुझे इथियोपिया वालों ने भी नहीं छोड़ा था और मुझे चाइना वालों ने भी नहीं छोड़ा था। अब हम इससे पूछेंगे, बोल तेरे से किस किस मुल्क में क्या हुआ? वो कहेगा इथियोपिया वालों ने मेरे से टैक्स मांगा 40,000 और चाइना वालों ने मेरे से टैक्स मांगा। इसके अलावा इसने चैरिटी चूरिटी दी हुई है और कंट्रीब्यूशन, इसको छोड़ें।
ये है फॉरेन टैक्स पेड। ये आपको पेपर में क्वेश्चन में गिवन होगा, क्योंकि इसके लिए वो बाहर के टेबल के रेट नहीं देगा कि बाहर के मुल्क के अंदर टेबल ये लगते हैं, ये बाहर के टेबलों के मुताबिक लगा होगा। बाहर का कोई टेबल 4 होगा और 7 होगा और 39 होगा, पता नहीं, हमारे मुल्क में तो 2 ही है, टेबल 1 और 2। तो ये बाहर के मुल्कों के टेबलों के मुताबिक टैक्स निकला हुआ है। फॉरेन कंट्री में पे किया है, इथोपिया में कितना टैक्स पे किया है, लेकिन ऑब्वियसली कन्वर्ट पाक रुपीज में हुआ होगा, तो नहीं हुआ होगा तो कर लेंगे। अब सबसे पहले, क्योंकि ये इथोपिया में टैक्स दे आया है, इसलिए हम पाकिस्तान में इसको थोड़ा सा टैक्स माफ करने लगे हैं। फॉरेन टैक्स क्रेडिट ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस अर्नड इन इथोपिया, जो कि आपने इथोपिया में कपाई। लोअर ऑफ, इसमें फॉर्मूला नहीं है ए ओवर बी इंटू सी, इसमें लोअर ऑफ है। लोअर ऑफ फॉरेन टैक्स एंड पाकिस्तानी टैक्स, लोअर ऑफ फॉरेन टैक्स और पाकिस्तानी टैक्स। व्हाट इज फॉरेन टैक्स इन इथोपिया? इट विल बी गिवन इन क्वेश्चन ऑलवेज, ये आपको कभी भी निकालना नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी टैक्स अभी नोट नहीं करना। 2 लाख अगर 17 लाख पे बनता है तो मेरे कैलकुलेटर बताओ कि 5 लाख पे कितना बनता है। आसान सी बात है। ये टैक्स कितना है, कितने पे? मेरे ख्याल से इस 2 लाख में सबसे ज्यादा टैक्स 5 लाख का पड़ा होगा, और मेरे ख्याल से इस 2 लाख के टोटल टैक्स में सबसे कम टैक्स ये वाला पड़ा होगा 3.5 लाख पर। ऐसी बात कर रहा हूं, तो इसको प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं ना। मेरे ख्याल से तो इस टैक्स के तोड़ के 4 हिस्से कर सकते हैं। ये 2 लाख थोड़ा सा इस पे, थोड़ा सा इस पे, थोड़ा सा इस पे, थोड़ा सा, सबने अपना रोल प्ले किया ना। तो सिमिलरली आप मुझे ये बताएं कि ये 2 लाख को अगर मैं डिवाइड करूं 17 लाख से और मल्टीप्लाई करूं 5 लाख से, तो ये क्या जवाब आएगा? वो टैक्स जो पाकिस्तान में 5 लाख पे बना। तो ये एक एवरेज की कैलकुलेशन है, माशाल्लाह बचपन में आप लोगों ने सीखी थी। ये जो है वो 24 मैंगो इतने के हैं, तो बताओ 2 मैंगो कितने के होंगे? नाश्ता भी नहीं किया होता, मिसालें भी ऐसी देते हैं, मैंगो वैसे ही मेरा हार्ट है। 2 लाख डिवाइडेड बाय 17 लाख मल्टीप्लाइड बाय 58824। अच्छा, इन दोनों में से लोअर जरा देखें कौन सा लग रहा है आपको? 40,000। 40,000 इधर आना। लेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इथोपिया, वर्किंग नंबर 1, 40,000 नोट करेंगे। और अगला टैक्स रेट खुद ही निकाल लें। अगला कौन सा है? चाइना वाला। डन, अगला हो गया, तुम लोगों ने कर लिया। मंडे से हो जाए शुरू, टर्म टेस्ट हो जाना चाहिए अब।
यहाँ आपसे पूछेंगे तो आप तो कहेंगे मार्च में हो, इंशाल्लाह पेपरों के बाद ले लीजिएगा। सैटरडे को तो टेस्ट हमारा है ना नॉर्मल जो है, तो नहीं देखते हैं, आपको कल तक बता देते हैं इंशाल्लाह मंडे से टर्म टेस्ट शुरू करने हैं या नहीं, या उससे अगले मंडे। ओके, वर्किंग नंबर 2, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अच्छा, ये मुझे बता दें, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं पीछे वाली चीज़ें जो है वो रिवाइज करने का टाइम थोड़ा कम मिलता रहता है, तो अब आप ये भूल जाएं कि जब आप आगे बढ़ेंगे और बिजनेस का चैप्टर कर रहे होंगे, सेल्स टैक्स कर रहे होंगे, तो आपको कोई पीछे रिवाइज करने का टाइम मिलेगा। तो खुदा के लिए अभी से, अब भी अगर आप जो है वो होश के नाखून संभाल लेते हैं तो इंशाल्लाह इतना सिलेबस पड़ा है कि आप पास हो सकते हैं कंफर्टेबली। लेकिन अभी भी अगर कर लें, नहीं करेंगे तो फिर तो कोई उसका हल नहीं है। तो अभी भी अगर आप कुछ कर लें, आज से भी कोशिश शुरू कर दें, तो अभी चांस है। अभी पानी आ गया है लेकिन गोडों तक है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट ऑन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, चाइना। जी, फॉरेन टैक्स, बाहर के मुल्क में कितना टैक्स पे किया? ओ तेरी खैर, चाइना वालों, मैं 4.5 लाख क्या कमाया, तुम लोगों ने तो मेरी जान ले ली। तू रहता तो तुझे भी ले लेते 2.5 लाख। या पाकिस्तान टैक्स 2 लाख, अगर टैक्स बनता है 17 लाख पे। असल में 2 लाख पाकिस्तानी टेबल यूज करके निकला है ना, ये टेबल 1 2 पाकिस्तानी है या यूरोप से मंगवाया हमने? पाकिस्तानी है ना, पूरी किताब ही टच करके देखें, पाकिस्तानी लग रही है। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 17 लाख जरब 4.5 लाख या 4.5 लाख, 4.5 लाख 9। इन दोनों में से जरा फील करें लोअर क्या है। दैट्स नाइस, ये तो माशाल्लाह बहुत डेवलपमेंट होगी, आप लोगों को ये समझ आने लग गया कि लोअर क्या है। लगता है बहुत पढ़े हैं घर जाके। आप आज जवाब दे दें। 10। क्या आपने जवाब दे दिया? अब कल वाले 2 टैक्स रेट हैं जो माइनस करने हैं। लेस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 60 ऑन चैरिटी, लेस, ये सेक्शन का नंबर याद रखना जरूरी नहीं है। अंडर सेक्शन 63 ऑन contribution to approved pension fund अंडर, वेला टाइम लग रहा है इनके पास, अंडर वॉलेंट्री पेंशन सिस्टम रूल्स 2005। तो जो आपने अपनी पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन की है उसके प्रीमियम पे आपको टैक्स माफ होगा। तो पेपर में आप इतना भी लिख देंगे टैक्स क्रेडिट ऑन कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड, तो भी चलेगा। वर्किंग नंबर 3, वर्किंग नंबर 4। चलें जी, वर्किंग नंबर 3, टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61। लेकिन इसमें भाई ऐसा करना है आप लोगों ने, अल्लाह आपका भला करे, कि आपने जो टैक्स लेना है वो इनके बाद वाला लेना है। टैक्स लेना है इनके बाद वाला लेना है। चलें जी, A over B into C, A over B into, where A is the tax 107,059 and B is the, and C is lower off। Actual donation या 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम इन द केस ऑफ इंडिविजुअल। एक्चुअल डोनेशन बोले 10,000,
जी मैंने भी 10 बोला है। और 30% ऑफ बिकॉज इट इज a numerical of individual। 10,000 और 30% ऑफ 17 लाख, 5 लाख, 10,000 और 5 लाख। 10,000 में से लोअर कौन सा है? दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। आज जवाब दे दें। 6:30। 6:30 पे कोई जूम मीटिंग करनी है आज? अच्छा 6:30। रोजाना कितने बजे जरा 1-2 मिनट के लिए जूम मीटिंग कर लिया करें ताकि आप एक्टिवेट हो जाएं थोड़े से। 5 बजे मगरिब से पहले। और कोई टाइम? 9 बजे रात को, 3 बजे दोपहर को। Well, I am already motivated, sir. I am already motivated. I don't need any meeting. I am motivated. ये और बातें मैं साथ साथ अभी पढ़ नहीं रहा, इंशाल्लाह पढ़ना शुरू करूंगा, बट मैंने आपको धोखा दे रहा हूं। आई एम मोटिवेटेड। पता नहीं मोटिवेटेड से क्या मुराद है। हैवी वेटेड। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगला टैक्स रेट कौन सा है? कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन वर्किंग नंबर or tax credit under section 63। A over ba into sa, where a is a and ba is ba, and sa is higher off। पूरी रात रोते रहे, सुबह उठ के पूछा मोया कौन था? Who passed away? बताएं जी। प्रीमियम पेड और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। कल वाला सवाल कितने लोगों ने दोबारा जाके किया था टैक्स रेट्स वाला? ठीक है, कितने लोगों ने आज वो वाला करना है और ये वाला भी करना है, और जो पुराने रह गए हैं वो वाले भी करने हैं? जाओ यार, जाओ सारे, जाओ घर जाओ, सवाल करो जाके। क्या क्या करते हैं घर जाके? बंदा सोचता नहीं कि मैंने ये तोड़ दिया जाए इस मोबाइल को। कवर दिया जाए या मोबाइल दिया जाए? इसको कवर दिया जाए। यार ये आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। ये मोबाइल आप रख लें, ये इंशाल्लाह इनको कल मिलेगा। अब्बू को या अम्मी को कॉल करने की जरूरत है उन्होंने। Okay, so it is the first mobile in the history of this batch which is confiscated. Okay, C is lower off, means के 1-2 और भी होंगे आज मोबाइल इंशाल्लाह। Well, it is my personal belonging. You have no right to confiscate it. ऐसे तो बच्चे नहीं हैं, खुदा ना खासा, ऐसे तो बच्चे नहीं हैं। 20% ऑफ 17 लाख। कोई दिल में कह रहे नहीं है 3,40,000। 1260 10169। बहुत जल्दी में आप लोग करवा रहे हैं, इतनी तो उसको जल्दी नहीं टैक्स जमा करवाने की जितनी आप लोगों को जल्दी है उसके टैक्स जमा करवाने की। 105,169। लेकिन अच्छी बात है, जल्दी जल्दी करवाएं। तो सेक्शन 61 और 63 वाला टैक्स क्रेडिट कैसे निकालना है? नहीं, वो वाला ऊपर वाला फॉरेन टैक्स रेट क्या करके माइनस करके, फॉरेन टैक्स रेट माइनस करके। हाँ जी, ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट हमने कैलकुलेट करते हुए टैक्स को 200 लिया, लेकिन ये
मैं बताता हूं उसका जवाब। कल कहां थे? ये ऊपर वाला बटन बंद करो। दोनों क्लासों से एक एक हाइब्रिड वाले से भी मोबाइल चाहिए आज मुझे। 3 मोबाइल आज मैंने लेके जाने आप लोगों के, एक अपना, 4 मोबाइल। अच्छा, लास्ट सेशन में शुरू किया था, माशाल्लाह काफ़ी इफेक्टिव रहा था। वॉलंटरीली लोगों से कहा था कि मोबाइल जमा करवाएं, फिर उन्होंने जमा करवाए थे। 10-12 लोग करवा देते थे, अगले दिन आके ले लेते थे। तो फिर उन्होंने काफ़ी माशाल्लाह उनको फ़ायदा हुआ। उन्होंने बाद में बताया कि हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ और ज़िंदगी का बिल्कुल एक नया रुख और नया एस्पेक्ट नज़र आया। बिल्कुल जैसे वापस आ गए हम दुनिया में, लोग नज़र आए, मखलूक नज़र आई, लोगों से बातें, ये वो, ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई कहते हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस ऑप्शन को दोबारा इनेबल कर रहे हैं। तो आज कितने लोग क्लास के बाद आके मोबाइल जमा करवाएंगे? 1, 2, 3 हाइब्रिड से प्लीज़, एक चाहिए, एक दोनों क्लासों से। कौन मोबाइल जमा करवाएगा? 4, एक्सेलेंट, 4, 1 हो गए, 5 वेल डन, 6 वो कहते हैं कैलकुलेटर ही जमा करा दो, छोड़ो पर रिलैक्स हो। अच्छा जी, ये मोबाइल दे दें, ये जो यूज़ हो रहा था। एक और मोबाइल, 2 गए आज के लिए। मैं खुद देखूंगा, शिकायती टट्टू बच्चों, शिकायत नहीं लगाएंगे, मैं खुद देखूंगा। अच्छा, अब आप हजरात मुझे ये बताएं कि जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट है वो किस पे निकालने हैं? इस 2 लाख पे। फॉरेन टैक्स क्रेडिट किस पे निकालने हैं? इस 2 लाख के ऊपर। और जो सेक्शन 61 to 63 का टैक्स क्रेडिट है वो किस पे निकालने हैं? इस 107059 पर। अच्छा, कल हमने कुछ पढ़ा था ए के लिए, वो मैं जाके जरा आपको पढ़ा देता हूं ताकि हाइब्रिड वाले ने जो सवाल पूछा, जो मैंने कल डिस्कस करना था, उसने आज ही इशू डिस्कस कर लिया, तो उसको साथ में क्लोज कर दूं। ये भाई पूछ रहे हैं, सवाल में लिखा हुआ है कि ए इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल बिफोर अलाउंस ऑफ, यहां पे आप ऐड कर लें एनी टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 to 63। असल में ये थोड़ी सी डिटेल है, किताब में इतनी मैंने लिखी नहीं थी, ये थोड़ी सी डिटेल है। अंडर सेक्शन 61 to 63 या आप अगर कहें तो मैं आपको ओरिजिनल लॉ से भी दिखाता हूं। सेक्शन 61, A is the amount of tax assessed to the person for the year before allowance of any tax rate under this part। असल में ना लॉ ने पार्ट्स बनाए हुए हैं, तो ये सेक्शन 61 वाले का नाम है पार्ट 10। पार्ट 10 देखें, सेक्शन 61 के ऊपर लिखा हुआ है पार्ट 10, फिर उसके बाद सेक्शन 63 भी इधर ही आ जाएगा। सेक्शन 63 ये कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड, ये भी इसी पार्ट के अंदर चल रहा है। और चलते 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 कहीं हमें नजर आएगा कि एक पार्ट शुरू हो गया जो पार्ट 10 नहीं है, बल्कि क्या है? पार्ट 11। वो क्या है? पार्ट। बहरहाल सेक्शन 103 से पहले पहले कहीं जिक्र आ जाएगा कि अगला पार्ट शुरू हो गया है। तो इस वजह से इस कंफ्यूजन में कि ये लॉ से कैसे डिराइव हुआ, इस बहस में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मैंने आपको बता दिया बस उस तरह कर लीजिएगा। अगर आपने ये इंग्लिश बेहतर करनी है तो उसके लिए मेरा मशवरा है, फिर अगर आप ऐड कर लें ये, तो असल में मैंने इसलिए ऐड नहीं किया था, फिर बच्चे पूछते हैं सेक्शन नंबर याद करने हैं,
तो नहीं यार सेक्शन नंबर याद नहीं करनी, आप इतना सा भी लिख के आ जाएंगे ना इंशाल्लाह पेपर में गुजारा चलेगा। अगर सेक्शन नंबर याद करने हैं तो फिर ये लिखें, क्योंकि ये लॉजिकल भी ज़्यादा बन जाएगा। तो मतलब क्या है बात का, मतलब ये है कि सेक्शन 61 और सेक्शन 63 वाला टैक्स माफ करने से पहले वाला आपने जो है वो टैक्स ले लेना है, लेकिन अगर और कोई टैक्स क्रेडिट माफ हो गए वो होने दें, लेकिन ये दोनों माफ नहीं करने। ये दोनों माफ करने से पहले वाली जो फिगर बनती है दैट शुड बी यूज्ड एज ये। यानी कुछ लोग ओवर एफिशिएंट बन के ये ना करें कि 107059 में से 630 माइनस करें और जो जवाब आए उस जवाब को फिर यहां लेके जाके यूज करें, ये करने की इजाजत नहीं है। तो बस रूल ऑफ थंब सिंपल बन गया, पहले कौन से टैक्स रेट माइनस करने हैं, फॉरेन टैक्स रेट, उसके बाद सेक्शन 61 to 63 वाला डन। तो ये बात तो आसान थी, इसमें समझता हूं। अब पढ़ना शुरू करें। आज थोड़ा सा स्किप करके नीचे आए, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, स्लिप करके नहीं, स्किप करके, थोड़े सफे छोड़ के आए। पढ़ें जी, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। जहां एक टैक्स पेयर कमाता है फॉरेन इनकम जिस पर वो फॉरेन, बातें ना करें ना, जहां एक बंदा कमाता है फॉरेन इनकम जिस पे वो फॉरेन टैक्स पे कर दे तो उसको टैक्स क्रेडिट माइनस करने की इजाजत है एट लोअर ऑफ नंबर 1 द फॉरेन टैक्स पेड और पाकिस्तान टैक्स। अब इसको यहां से देखें, वेयर अ रेजिडेंट पर्सन earns a foreign source income, आगे क्या लिखा हुआ है, on which foreign taxes, जिस पे उसने बाहर के मुल्कों में टैक्स भी पे कर दिया है, आगे क्या लिखा हुआ है, a tax credit will be allowed, एक टैक्स क्रेडिट माइनस करने की इजाजत है, a tax credit will be allowed, एक टैक्स क्रेडिट माइनस करने की इजाजत है। किसके ऊपर जरा जल्दी बताएं, a tax credit will be allowed at lower of what and what, foreign tax and Pakistan tax payable in respect of that income। अच्छा, ये फॉरेन टैक्स जो है ये बाहर के मुल्क में जाके देना जरूरी है, या हो सकता है बाहर के मुल्क में भी लोगों को काटने की आदत हो, तो ये फॉरेन टैक्स आपने जाके खुद देना होता है या बाहर के मुल्क वाले भी काट सकते हैं टैक्स, ऑल्सो पॉसिबल। तो फॉरेन टैक्स जरूरी नहीं आप खुद जाके पे करें, फॉरेन कंट्री वाले भी आपका टैक्स काट सकते हैं। तो फॉरेन टैक्स इंक्लूड अ फॉरेन विद होल्डिंग टैक्स। असल में कुछ लोग ये समझते थे कि पेड का मतलब है कि खुद ही जाके देना है, उसने कहा नहीं, पेड का मतलब ये नहीं खुद जाके देना है, फॉरेन टैक्स इंक्लूड अ फॉरेन। तो फॉरेन टैक्स से क्या मुराद है, जो आपने खुद जाके पे किया, या वो भी है जो खुद जाके पे किया और वो भी है जो किसी ने काट लिया, दोनों है, दोनों। अच्छा, अब आज का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बात बड़ी आसान सी है, उसने बहुत फैला दी है। आज का बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि व्हाट इज, ये लाल देना, आज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हाउ दिस विल बी कैलकुलेटेड, हाउ दिस विल बी कैलकुलेटेड। मेरे पास इधर जगह में इधर लिख रहा हूं, इसका नाम इसने रखा है एवरेज रेट। इसका नाम क्या रखा है, रेट, और मैं सब नोट करने दूंगा। और इसका नाम इसने रखा है नेट फॉरेन सोर्स इनकम। इसका नाम क्या रखा है, अच्छा, अब साबित करते हैं कि एवरेज रेट क्यों है और साबित करते हैं ये फॉरेन सोर्स इनकम नेट क्यों है, ग्रॉस क्यों नहीं है। अगर मैं इनकम पर रेट लगाऊं तो क्या आता है, टैक्स। अगर मैं इनकम पर रेट लगाऊं तो क्या आता है, अच्छा, ये रेट ना 30 नहीं होता, ये रेट 30 नहीं होता, इफेक्टिवली ये रेट जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है।
मैं ना 2 लाख को 17 लाख से डिवाइड करके देखता हूं, क्योंकि ये वाला रोल भी अपना प्ले करता है ना। 2 लाख डिवाइडेड बाय 17 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय 17 लाख, रेट 11.76 बन रहा है। 11 आप कहेंगे सर हमने 30% लगाया है, आप कह रहे हैं 11% रेट है। मेरे भाई लॉ मेकर ने रिलैक्स किए हैं मैं ये टेबल बना के। अगर इस 17 लाख पूरे पे 30% लगना होता ना तो आपकी जान निकल जानी थी। 17 लाख में से सिर्फ लाख पे 30% लग रहा है, बाकी जो 16 लाख बचा हुआ उस पर सिर्फ 1,17,000 टैक्स है। उसने रिलैक्स करके टेबल बनाया। मैं क्या करूं, नहीं है इफेक्टिव रेट 30%। व्हाट इज इफेक्टिव रेट? बस देखने वाले को क्या लग रहा है कि 17 लाख पर 2 लाख, तो 17 लाख पर 2 लाख 30% तो नहीं बनता। 17 लाख पर 30% तो बहुत ज्यादा बन जाता। फिर तो 2 लाख को अगर मैं डिवाइड करूं 17 लाख से तो 11-12% आप मुझे बता रहे हैं आ रहा है। तो यहां पर अब आपने क्या करना है, 2 लाख को 17 लाख से आपने आराम से डिवाइड कर दिया था कंफर्टेबली। मैं कह रहा हूं कैलकुलेशंस आसान है, लेकिन अब जिस तरह वो अंग्रेजी डाल के समझाने लगे वो फिर उसकी कहानी है। मेरा यह मशवरा था कि इतने लंबे चक्कर में ना पड़ता, वो इन दोनों के ये नाम ना रखता, बल्कि इसको ए कह देता, इसको बी कह देता और इसको सी कह देता, और कह देता ए इज टैक्स, बी इज टैक्सेबल इनकम एंड सी इज फॉरेन इनकम। इतना सा बात करके भी चला जाता तो हमारा गुजारा चल जाना था। लेकिन बजाय कि वो ए ओवर बी इंटू सी बनाए, उसने पूरा एक फार्मूला और एक इक्वेशन बनाने की कोशिश की है। अब वो बात तो आसान है, लेकिन उसने कैसे लिखी है वो समझना है। तो बताएं इसका नाम एवरेज रेट क्यों है? क्योंकि इनकम पे रेट लगाएं तो टैक्स निकलता है, टैक्स को इनकम से डिवाइड करें तो रेट निकलता है। डन। इस एवरेज रेट को किससे मल्टीप्लाई करना है? नेट फॉरेन सोर्स इनकम। फॉरेन सोर्स इनकम नेट क्यों, ग्रॉस क्यों नहीं? नेट का मतलब होता है इस तक पहुंचते हुए क्या माइनस हो गए हैं? खर्चे माइनस हो गए। नेट का मतलब क्या होता है इस तक पहुंचते हुए? अभी सारा मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा, आप बोलें द पाकिस्तानी टैक्स shall be calculated by multiplying, जिस तरह मैं बोल रहा हूं उसी तरह बोलें, by multiplying the net foreign source income with average rate। फिर एवरेज रेट की डेफिनेशन अलग है, वो हम अभी पढ़ेंगे, और नेट फॉरेन सोर्स इनकम की डेफिनेशन अलग है, वो हम पढ़ेंगे। फिलहाल हमने इसके निकालने का तरीका देख लिया। अब ये किसी ने नोट करना है तो सर्कल लगा के नोट कर ले। ये लो भाई, ये नहीं, आइंदा पूरे सेशन में यूज नहीं करना। ओके, मैं बहुत खुश हूं भाई, कुछ लोग पूरा सासा याद कर रहे हैं, जबरदस्त। शायद आपके साथ वाला भी ऐसा हो। 2-2 की जोड़ियां बना दें जो एक दूसरे को रोजाना सुबह आते ही सुनाया करें। मोटरसाइकिलों के पास खड़े होके, कहीं बाहर दाएं बाएं क्लास में बैठ के 2-2 की जोड़ियां बन जाए, एक दूसरे को सुबह उठते ही ले बे पे इतना लगे हों सारे। अ पर्सन अर्निंग इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस। मैं रट्टा नहीं मारने को कह रहा, तो ये कि आपको याद इतना होना चाहिए कि अगले को लगे पता नहीं यार ये तो रट्टा मारा हुआ है, लेकिन आपको याद और कॉन्सेप्चुअली इतना जबरदस्त होना चाहिए। चले भाई, अपने साथ वाले का हाथ पकड़ लें, यही आपकी जोड़ी है, इसको आपने सुनाया करना है। जो बंदे रह जाएं वो मुझे बताएं, जल्दी करें, जल्दी जल्दी जल्दी। साथ वाले का हाथ पकड़ें, साथ वाले का हाथ पकड़ के ऐसे ऊपर करें भाई। 2-2 की जोड़ी बनेगी, तोड़ी नहीं बनेगी, तोड़ी नहीं बनेगी, 3 की 2-2 की जोड़ी बनेगी। और जो मिसिंग है वो फिर मैं क्लास के बाद देखते हैं उनका क्या करना है। जोड़ी बन गई? जोड़ी को इंशाल्लाह टास्क असाइन किया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैसेज आ जाएगा जो आपकी जोड़ी के साथ टास्क है आज का, ठीक है? कल आने तक आपने उसको इंप्लीमेंट करना है। दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग टास्क। मैं याद कौन करा देगा? हाथ खड़ा कर दे किसी पास खुदा ना खास्ता नंबर है तो, हाँ मुझे याद करा दीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह असर मगरिब के करीब आपको जो है वो मैं बता दूंगा जोड़ी के साथ आपने किस टर्म्स के ऊपर डील करनी है। हाँ, सैटरडे को टेस्ट कर लो आप, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, डेटर कंट्रोल अकाउंट का, और साथ थोड़ी सी डाल लो एक्रूवल प्रीपेमेंट।
एक्रूवल प्रीपेमेंट, ठीक है, साथ मर्केंटाइल लॉ थोड़ा सा। अच्छा, तो टेस्ट कर लें इनकम फ्रॉम सैलरी का, और साथ कर लें इनकम फ्रॉम बिजनेस का। एडवांस में तो पढ़े हैं ना, थोड़ा थोड़ा एक एक सफा आप रोजाना खुद ही आगे का। ये नहीं करते आप लोग, हम करते थे बचपन में कि आगे का पढ़ के आते थे। सीए फाइनल का टेक्स्ट डाल दें, वो कह रहे हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 61, सेक्शन 63, और ये सेक्शन कौन सा है? 103, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आज पढ़ा है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, ये परसों इंशाल्लाह, कल इसको पूरा पढ़ेंगे। हाँ, तो ये आपका टेस्ट होगा। ओके, चलें जी। यानी कि मतलब ये कि अब टेस्ट में जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें चीजें आ सकती हैं। इसमें क्या मसला है? तो आसान है ना, पहले फॉरेन टैक्स रेट माइनस करना है, फिर क्या माइनस, ये कितना आसान है ना, हाथ खड़ा करके बताएं यार, इट्स वेरी इजी। पहले फॉरेन टैक्स रेट सेक्शन 63 का। अच्छा, अपनी जोड़ी पे अपने नजर भी रखा करनी है, इसकी एक्टिविटीज पे भी नजर रख के मुझे कारगुजारी सुनानी है क्लास के बाद कि सर ये ना बहुत टाइम जाया करता है मोबाइल के ऊपर, और इसकी शिकायतें लगानी है मुझे। पाकिस्तान टैक्स shall be calculated by multiplying। देखें जी, न्यूटन का एक फॉर्मूला आने लगा है। पाकिस्तान टैक्स shall be calculated by multiplying what with what? Average rate of Pakistan income tax to the net। बोलें, पाकिस्तानी टैक्स shall be calculated by multiplying the average rate of Pakistani tax to the net foreign source income। Got it? ऐसे हाथ करें और ऐसे, व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ पाकिस्तान टैक्स? अपनी जोड़ी से पूछें, व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ पाकिस्तान टैक्स? उसने कहा आई डोंट नो, इट इज द परसेंटेज, इट इज द दैट 2 लाख इज ऑफ द 17 लाख। इसी तरह था ना, इट इज द परसेंटेज दैट 2 लाख इज ऑफ द 17 लाख। इट इज द परसेंटेज दैट 2 लाख इज ऑफ द 17 लाख। कोई पेज बताएं। हाइब्रिड में माइक ऑन कर दें जरा, ये फीमेल्स वाली क्लास आखिरी रो, माइक ऑन कर दें। बॉयज वाली आखिरी रो, माइक ऑन कर दें। माइक जी, इधर भी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ग्रॉस और नेट फॉरेन इनकम कहाँ पे पड़ी थी? ज़रा मुझे खोल के वो सफ़ा बता दें। ग्रॉस और नेट फॉरेन सोर्स इनकम किसी सवाल में की थी? जल्दी हाथ खड़ा करके बता दें जल्दी से। हाइब्रिड में खड़े हो जाएं, आपको माइक दे दिया जाएगा। ग्रॉस और नेट फॉरेन सोर्स इनकम, चलें खड़े हो जाएं, माइक नहीं भी है तो फिजिकल में खड़े हो जाएं। ग्रॉस और नेट फॉरेन सोर्स इनकम, हाँ जी, नहीं, ग्रॉस और नेट फॉरेन सोर्स इनकम। जी भाई बता दें जल्दी जल्दी। हाइब्रिड में माइक दे दें यार उनको। पेज नंबर, भाई आवाज नहीं आ रही इधर। पेज नंबर क्या? 40 पेज नंबर 40 निकालें। 43 कह रहे हैं, 43 निकालें। पेज 43। एक्सेलेंट। 100 रुपए इनको नाम दें यार। भाई इनको 100 रुपए नाम दें, क्लास के बाद मेरे से ले लें। आई रियली अप्रिशिएट यार, आई नीड पीपल लाइक यू। एक बार मुझे क्लास के बाद जरूर मिलना हाइब्रिड से भाई, जरा मुझे पता तो चले कि कहाँ कहाँ दरख्शिंदा सितारे छुपे हुए बैठे हैं। आई रियली अप्रिशिएट।
अच्छा, यहां पे हमने ग्रॉस फॉरेन इनकम पढ़ी थी, फिर इसको नेट किया था। देखें कैसे। यार अगर आपको कुछ नहीं भी याद था ना, तो ग्रॉस रिसीट्स का लफ्ज तो याद होना चाहिए था। कि ग्रॉस रिसीट का लफ्ज पढ़ाया था आपको। ग्रॉस का मतलब होता है भी खर्चे माइनस नहीं हुए, और उसमें से जब खर्चे माइनस कर दें तो उसका नाम नेट। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इसकी जो फॉरेन सोर्स इनकम है ग्रॉस कितनी है, जल्दी बताएं। ग्रॉस किसको कहते हैं? सेल को। ग्रॉस किसको कहते हैं? सेल को। लेस वो वाला सफा निकालो, पुराने वाला। ठहर जो। एक्सक्लूसिव डिडक्शन। क्या ये मैं कह सकता हूं कि ये सैलरी एक्सक्लूसिवली बाहर के एम्प्लॉयज को पे की है? बिल्कुल सर, 7,000 इसके नीचे लिखा हुआ है, इसलिए आप कह सकते हैं, कोई मसला नहीं, मुझे तो कोई एतराज नहीं इस पे। बल्कि शायद क्लास में मैंने लफ्ज़ बोला था, ये असलम और पता नहीं बशीर को दिया, ये सिमसन और जॉन को दिया, इस तरह का लफ्ज़ बोला था क्लास में। तो ये जो 7,000 है, इज इट अ कॉमन खर्चा और एक्सक्लूसिवली फॉर कनाडा? लोग कहते नहीं हम एक्सक्लूसिव प्रोग्राम लेके आए आप, यानी सिर्फ आपके लिए चीज है। अच्छा, लेस, क्या मैं इस खर्चे का नाम रख सकता हूं कॉमन डिडक्शन? बोले टोटल कितना था? अभी नोट नहीं करना आपने, टोटल कितना था? इसमें से इधर कितना डाल दिया था और इधर कितना डाल दिया था? 3500। क्या ये डिडक्शन ऐसी नहीं है जो हमने रीजनेबली एलोकेट की है? रीजनेबली एलोकेट कैसे की है? अक्ल लगा के, यानी हमने 7,000 को पकड़ा था और डिवाइड कर दिया था 3 लाख, 7,000 नहीं सॉरी यार, 5,000 को पकड़ा था और डिवाइड कर दिया था सेल से, मल्टीप्लाई कर दिया था सेल से। डन, ये बातें याद आ रही हैं? अब बता दें, एक इनकम को कमाने के लिए कितने किस्म के खर्चे हो सकते हैं? 2। एक वो जो वाजे तौर पे पता है, एक वो जो वाजे तौर पे पता नहीं है। एक, अच्छा, अब कॉलेज वाले कहते हैं हमारा पीआरसी कैंपस भी है और कैफ कैंपस भी है। अब उसके बाहर गार्ड खड़ा है, इसके बाहर गार्ड खड़ा है, चलो ये तो खर्चा पता चल रहा है, उसका जनरेटर लगे, इसका जनरेटर लगे, ये तो खर्चा शायद एक्सक्लूसिव है। लेकिन अगर कोई इश्तिहार चले जिससे कुछ स्टूडेंट पीआरसी में आए, कुछ कैफ में आए, वो फिर एक्सक्लूसिवली बताया जा सकता है या उसको किसी रीजनेबल बेस पे एलोकेट करना पड़ेगा? लेकिन नाम दोनों का क्या होगा? डी डक। इसका नाम कोई बच्चा बता दे, इसका नाम क्या है? एक्सेलेंट, नेट फॉरेन सोर्स इनकम। नेट। तो किसमें से क्या माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस फॉरेन सोर्स इनकम में से 2 किस्म के खर्चे माइनस करेंगे तो एक वो खर्चे जो हैं ही उसी के लिए, इनका मुश्किल सा नाम एक्सक्लूसिव, और एक वो खर्चे जो रीजनेबल बेस पे एलोकेट हो सकते हैं। नोट कर लें। दोनों हाइब्रिड क्लासों में कोई एक बच्चा हाथ खड़ा कर दे, इसको मैं 1,000 रुपया दे देता हूँ, 100-100 रुपए के 10 नोट, ये फिर उधर ही इनाम लाइव दे दिया करे। कोई अच्छा सा बच्चा हाथ खड़ा कर दे, कर दें, उसमें क्या मसला है जी? हाइब्रिड में कर दिया, इस दूसरी हाइब्रिड में भी हाथ खड़े कर दें। अच्छा, नो वन इज वॉलंटियर, कोई कर दे हाथ खड़ा। अब साथ वाले को कह दें भाई आप हाथ खड़ा कर दो यार। जी, वेल डन। तो ये हजरात कल मिलने क्लास से पहले। अच्छा भाई, अब मुझे ये बताएं कि
भाई ऑनलाइन वाले हजरात प्लीज़ जूम मीटिंग में याद करा दिया करें, हम भी कोई एक्टिविटी कर लिया करें इनामात वाली। नेट फॉरेन सोर्स इनकम कितनी है? 689,500 मीन्स द टोटल चार्जेबल फॉरेन सोर्स इनकम। टोटल चार्जेबल फॉरेन सोर्स इनकम से क्या मुराद है? सेल, जिसे ग्रॉस भी कहते हैं। मीन्स टोटल चार्जेबल फॉरेन सोर्स इनकम, वापस आ जाए ना जितने दी, पेज 74 पे थे हम। नेट फॉरेन सोर्स इनकम मीन्स द टोटल चार्जेबल फॉरेन सोर्स इनकम, यानी सेल माइनस क्या करना है? डिडक्शन, माइनस खर्चे, विच रिलेट सिर्फ और सिर्फ, ये कौन से थे? विच रिलेट सिर्फ और सिर्फ 7,000 एंड विच कैन रीजनेबली बी एलोकेटेड, ये कौन से थे? 3500। यहां पेज नंबर आपने कौन सा लिख लिया बात समझने के लिए? 43। अच्छा, ये दोनों खर्चे क्यों हुए हैं? ये दोनों खर्चे क्यों हुए हैं? फॉर व्हाट? फॉर डिराइविंग। लेकिन यार आज के सवाल में अनलकीली मुझे जो फॉरेन इनकम दी हुई है वो पहले ही नेट होगी। सवाल में कहा था ना ये 4.5 लाख नेट होना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये नेट होगा। इसमें ग्रॉस सेल आई होगी, इसमें से माइनस हुए होंगे डिडक्शंस। कौन कौन सी? एक्सक्लूसिव वाली और रीजनेबली। अब इन सारी एब्रीवेशंस का मतलब तो आपको समझ आना नहीं, लेकिन मैंने कोशिश की है नोट करने की। तो ये इनकम ऑलरेडी क्या होगी? नेट होगी। तो सवाल वाले ने बताया नहीं, तो और खर्चे माइनस करके ही निकली होगी। तो इसमें से इसने ग्रॉस सेल ली होगी कैपिटल गेन की, उसमें से माइनस की होंगी डिडक्शंस। डिडक्शंस कितने किस्म की? एक्सक्लूसिवली और रीजनेबली। फिर ये जाके जवाब आया होगा। इसी तरह बाहर का बिजनेस है, ये भी 5 लाख इसी तरह निकला होगा। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे? इसमें भी वही करेंगे। बोलें अब सारे जरा याद कर लें ताकि फिर क्लास खत्म करें। सारे याद कर लेंगे, किताबें रखी जा रही हैं, हद होगी। अच्छा, द पाकिस्तानी टैक्स shall be calculated by multiplying the average rate to the net foreign source income. The average rate is Pakistani tax is of the taxable income. The net foreign source income is the gross amount chargeable to tax less deductions which relate exclusively and which can reasonably be allocated.